अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दाऊद और आप लोग देख रहे हैं क्रिकेट लवर अली शो। अली आज के शो में मौजूद नहीं रहेंगे, लेकिन दिन भर की बड़ी और ताजा खबरें लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हो चुका हूं। सबसे पहले बात करेंगे, मोहम्मद हफीज ने एशियन जो लेजेंड्स लीग है उससे खेलने से मना कर दिया और भी काफी सारे पाकिस्तानी हैं जो नहीं खेल रहे। क्यों नहीं खेल रहे? और मैच भी खेला गया आज पाकिस्तान लेजेंड्स का, वो अलग बात है कि इतना अच्छा नतीजा हमें नहीं मिला, उस पर बात करेंगे। पीएसएल की रिव्यू मीटिंग की गई भाई कल, जिसमें मोहसिन नकवी भी मौजूद थे, सलमान नसीर भी मौजूद थे, कुछ फैसले भी किए गए और आगे आने वाले चंद दिनों में कुछ बड़ी तब्दीलियां भी हो सकती हैं। वो क्या चीज है उस पर बात करेंगे। फवाद सरवर साहब जो हैदराबाद किंग्समैन के ऑनर हैं, वो आकिब जावेद से बड़ा नाखुश हैं। क्यों नाखुश हैं? और उन्होंने कहा है कि अगर पाकिस्तान की इसी तरह की परफॉर्मेंसेस जो जारी हैं वो चलती रही तो पीएसएल को बहुत ज्यादा धचका लगेगा और पीएसएल के लिए बहुत बुरी खबर हो सकती है। कुछ इस पे बात करेंगे। T20 वर्ल्ड कप 32 के हवाले से भी अब कुछ बड़ी अपडेट्स आ रही हैं। वैसे तो आपको पता है कल आईसीसी ने जो 2027 का वर्ल्ड कप ऑफिशियली वेन्यूज अनाउंस कर दिए हैं, उसके लोगो अनाउंस कर दिए हैं, उसका ट्रेलर अनाउंस कर दिया है। लेकिन अब 2032 के हवाले से भी आईसीसी कुछ अपडेट दे रहा है। जो T20 वर्ल्ड कप जो कि आपका इंग्लैंड और स्कॉटलैंड और आयरलैंड में होस्ट होगा, उसके हवाले से अब कुछ अपडेट आ रही है, वो आपके साथ शेयर करेंगे। फखर जमान ने पाकिस्तान के लिए कम बैक और वर्ल्ड कप के हवाले से उन्होंने बात किया है कि किस तरह से उनका प्लानिंग है और अभी जो 4 टीम्स का टूर्नामेंट है उसके हवाले से उनकी क्या प्रिपरेशन है और वो किस तरह से पाकिस्तान टीम में कम बैक करेंगे और यंगस्टर्स क्या उनको रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे मां सदाकत का नाम आ रहा है, समीर मिनास का नाम आ रहा है, कुछ उस हवाले से भी उन्होंने बात किया है। नसीम शाह मानते हैं कि उनकी परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं है और यही वजह है कि वो टीम से भी ड्रॉप हैं, लेकिन वो कहते हैं कि मैं हार्ड वर्क कर रहा हूं और अपने जो दोनों ब्रदर्स हैं उनके लिए बड़ी खुशी है कि वो उनको रिप्लेस भी कर रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं कि वो पूरी तरीके से तैयार हैं और अपनी फिटनेस पे भरपूर काम कर रहे हैं। कुछ उनके हवाले से अपडेट आ रही है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने अपनी हुकूमत से राब्ता कर लिया है। जो भारत ने उनका दौरा करना है, जो अभी तक कुछ हो नहीं पा रहा, मीडिया राइट्स उन्होंने बिड के लिए लगा दिए, लेकिन उस पर कोई पेशरफ्त नहीं हो पा रही, जिस पर अब तमीम इकबाल ने अपनी फॉरेन मिनिस्ट्री से कहा है कि आप जो भारत की फॉरेन मिनिस्ट्री है उससे राब्ता करें, क्या बांग्लादेश करने के लिए जा रहा है, कुछ उस हवाले से भी बात करेंगे। अगर आज आप हमारी पहली बार हमारा शो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अगर आपके कोई सवाल हो तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे भेज सकते हैं, वहां पर मैं मौजूद हूं दाऊद क्रिकेट के नेम से। चलिए सबसे पहले बात का आगाज करते हैं एशियन लेजेंड्स लीग, जहां पर कह सकते हो आपके मिनी जैसे वर्ल्ड चैंपियनशिप थी एक लेजेंड्स की, इस तरह से ये एशिया की रखी गई है। इसमें सारी एशियन टीम से एक एक्स्ट्रा टीम भी रखी गई है जिसका ऑल स्टार्स एशिया का नाम से टीम है। लेकिन मोहम्मद हफीज ने आखिरी मोमेंट पे इस लेजेंड जो लीग थी, एशिया की लेजेंड लीग, उसमें खेलने से मना कर दिया और अपना नाम भी वापस ले लिया। और जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि चूंकि ये आईसीसी से बिल्कुल भी एफिलिएटेड नहीं है और ना ही किसी बोर्ड से एफिलिएटेड है, इस वजह से वो कहते हैं ना सिर्फ मैं ये लीग छोड़ रहा हूं, बल्कि वो कप्तान है अपनी टीम के, पाकिस्तान पैंथर के नाम की टीम के वो कप्तान थे। बल्कि उन्होंने कहा कि मेरे साथ और भी कुछ बड़े नाम थे पाकिस्तान के, वो भी इससे दस्तबरदार जो है वो हो चुके हैं। और अब नजर आ रहा है कि इसमें जो आज मैच भी खेला गया पाकिस्तान का, पाकिस्तान पैंथर्स का, वो कितना अच्छे नाम नहीं खेल रहे थे। अलबत्ता इमरान नजीर को जो क़यादत है वो सौंप दी गई। अच्छा, अगर मैच की बात की जाए तो ऑल स्टार जो एशिया किया उसके साथ मैच था पाकिस्तान पैंथर्स का। पहले बैटिंग करते हुए ऑल स्टार एशिया की जो टीम थी उसने, एशियन स्टार्स की जो टीम थी उसने 186 रन बोर्ड पे लगाए और पाकिस्तान की टीम सिर्फ 101 रन बनाकर आउटक्लास हो गई। अगर बात की जाए तो पाकिस्तान की तरफ से इमरान नजीर क़यादत कर रहे थे, लेकिन उन्होंने भी कुछ खास नहीं किया। मोहम्मद इरफान बॉलिंग का बॉलर थे, लेकिन टीम बहुत ही दरमियानी सी नजर आई। तौफीक उमर और इमरान नजीर ओपनर थे, दोनों ने कुछ नहीं किया। एक बना के गया, एक 3 बना के गया। हसन रजा थे, उन्होंने 17 रन बनाए। यासिर शाह खेल रहे थे, उन्होंने 34 रन बनाए। लेकिन टीम बड़ी नॉर्मल सी खेल रही है। वो जो बड़े बड़े नाम थे, जो स्क्वाड आपको बताया गया था, बड़े बड़े स्टार्स से भरपूर स्क्वाड था, वो अब एशियन लेजेंड में आपको नजर नहीं आ रहा। अच्छा, इससे पहले अफगानिस्तान का मैच भी पहला खेला गया था और अफगानिस्तान को श्रीलंका के साथ उनका मैच था, उनको भी शिकस्त हो गई। फिर आज मैच बांग्लादेश और इंडिया का मैच था, इंडिया ने बांग्लादेश को हरा दिया इस लेजेंड लीग में। लेकिन बहरहाल अब पाकिस्तान के जो बड़े नाम है वो सारे इससे जा चुके हैं, क्योंकि उनका मानना यह है कि आईसीसी से ये रजिस्टर्ड नहीं है। चलिए, इसके बाद जो सेकंड नंबर पे खबर आ रही है वो आ रही है पीएसएल के हवाले से एक मीटिंग रखी गई जिसमें तमाम ऑनर्स को बुलाया गया। मोहसिन नकवी भी मौजूद थे, उन्होंने भी जो पिछला एडिशन गुजरा है उसके हवाले से पूरी रिपोर्ट्स तलब की गई, क्योंकि अब जो नया पीएसएल का एडिशन है उसके हवाले से तमाम बातचीत की जाएगी। और अगले महीने अगस्त के लास्ट वीक में एक मीटिंग बुला ली गई है जिसमें तमाम
जो नेक्स्ट एडिशन है उसकी डिटेल्स बताई जाएंगी। ये जो मीटिंग थी ये बिल्कुल एंड करने के लिए थी कि जो लास्ट पीएसएल था उसको बिल्कुल एंड करने के लिए ये मीटिंग बुलाई गई थी। जो उसका फाइनेंस जितना कमाई हुई थी, जो बाकी मामलात थे, वो सब देखे गए और उसके बाद क्लोज कर दिया गया। और अब अगले इस जो अगस्त के आखिरी हफ्ते में तमाम जो फ्रेंचाइज ओनर्स उनको भी बुलाया जाएगा, सबको बताया जाएगा कि रिटेंशन के रूल्स क्या हैं, रिटेंशन के अलावा किस तरह से आपने डायरेक्ट साइनिंग करनी है, डायरेक्ट साइनिंग के अलावा ऑक्शन में किस तरह से जाया जाएगा, प्लेइंग कंडीशन क्या होंगी 2027 पीएसएल की। ये तमाम जो डिटेल्स हैं, छोटी छोटी डिटेल्स जो हैं वो सारी बताई जाएंगी। ऑक्शन किस तरह से वर्क करेगा, दोबारा से कुछ थोड़ी बहुत तब्दीलियां भी होने जा रही हैं ऑक्शन में, रिटेंशन के रूल्स में थोड़ी सी तब्दीलियां होंगी वो बताया जाएगा। एक आप कह सकते हो वर्कशॉप रखी जाएगी जिसमें फ्रेंचाइज ओनर्स को थोड़ी बहुत ट्रेनिंग भी उसके हवाले से दी जाएगी कि ऐसे ऐसे रिटेंशन करनी है, ये करना है, ये करना है। तमाम जो उनके सवालों के जवाब होंगे वो भी दिए जाएंगे। तो ये पीएसएल की एक प्रॉपर आप कह सकते हो कि जो लास्ट एडिशन था उसकी खाली जितनी परफॉर्मेंस इसको रिव्यू किया गया। अच्छा, इसके बाद आज एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट जो सोशल मीडिया की जीनत बना हुआ है और वो फवाद सरवर है। उन्होंने काफी स्टेटमेंट्स दिए हैं, स्पेशली उन्होंने पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस को लेकर बात की, जो काफी हद तक मैं उनकी इस बात से एग्री करूंगा, बल्कि काफी हद तक नहीं, मैं 100% एग्री करूंगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान टीम जो लगातार हार रही है और जो पाकिस्तान टीम की लगातार फेलियर है, ये आपको पीएसएल में नजर आएगा। और ये अगर आप हमारा शो देखते हैं तो हम बार बार ये बात करते हैं कि पाकिस्तान टीम का जो डिक्लाइन है ये डायरेक्ट आपको पीएसएल में नजर आएगा। उन्होंने कहा कि पीएसएल में जो बड़ी इन्वेस्टमेंट है वो नहीं आएंगी, व्यूवरशिप तो गिरेगा, प्लस जो आप कह सकते हो कि जो फ्रेंचाइज की वैल्यू है वो भी नहीं बढ़ेगी अगर पाकिस्तान टीम ऐसी परफॉर्मेंस दिखाएगी। पीएसएल में भी ग्रोथ आई थी जब पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी जीता था, उसके बाद हमने देखा था कि पीएसएल में बहुत ज्यादा ग्रोथ आई थी। लेकिन अब पाकिस्तान जिस तरह से बहुत ज्यादा हारना शुरू हो गया, 2024 से तो खास तौर पे बहुत हारना शुरू हो गया, अगले राउंड में भी नहीं जा सका। फिर 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी, पिछले अगर आप 2-3 साल देखो तो पीएसएल में बेशक पीसीबी थोड़ा सा जिस तरह से स्टैट्स गोल मोल करके बताता है कि हमने बड़ी तरक्की कर ली, ये कर ली, लेकिन एक्चुअली अगर आप देखो तो फाइनेंस उस तरह से कमाया नहीं जा रहा। हाँ, कमाई ऐसे हो रही है कि फ्रेंचाइज बेच के उधर से पैसा कमाया जा रहा है, वो एक अलग चीज है कि जो बड़े ऑनर्स आ रहे हैं। लेकिन अगर आप टीवी के हिसाब से देखो कि मीडिया राइट्स कितने आ रहे हैं, ब्रांड्स कितने आ रहे हैं, फ्रेंचाइज ओनर कितने कमा रहा है, वो नहीं कमा पा रहा, उसकी ग्रोथ नहीं हो पा रही क्योंकि फैंस का उतना इंटरेस्ट नहीं आ पा रहा। ये एक्चुअली रीजन है। इसके अलावा फवाद सरवर साहब ने आकिब जावेद के हवाले से बात की, बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए। उन्होंने कहा कि आकिब जावेद को मीडिया ट्रेनिंग की जरूरत है। जिस तरह से वो आके मीडिया में वो सारा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मामलात देख रहे होते हैं, प्लस वो जिस तरह की बातें करते हैं कि पाकिस्तान टीम इतने अच्छे खिलाड़ी है नहीं, या वो एडमिट करते हैं कि भाई हमारी बिल्कुल टीम फारिग है। वो कहते हैं कि अगर वो खुद ही एडमिट कर रहे हैं कि हम बिल्कुल फारिग हैं, तो फिर जो उनसे नीचे वाले लोग हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी कैसे होगी? सब कहेंगे भाई टीम ही फारिग है। तो अगर बॉस ही इस तरह की बातें करता है, प्लस उन्होंने माइक हैसन के लिए भी यही बात इस्तेमाल की। फिर उन्होंने कहा कि 8 से 9 खिलाड़ी आपकी टीम में ऐसे बनते हैं सीनियर्स जिनको छुट्टी कराकर आपको यंगस्टर्स को मौका देना पड़ेगा। तो काफी ज्यादा उन्होंने सख्त सवालात उठाए और आकिब जावेद के हवाले से ये जो बात की कि उनको मीडिया ट्रेनिंग की जरूरत है, जिस तरह से वो बयानात दे रहे हैं पाकिस्तान टीम के, बिल्कुल भी कुछ हो ही नहीं सकता। और उनके बहुत सारे कुछ स्टेटमेंट्स हैं, मैं खुद हैरान हूं कि अगर आप ये ऐसे स्टेटमेंट दे रहे हो, जैसे उन्होंने कहा कि भाई 8वें और 9वें नंबर की जो रैंकिंग की टीमें होती हैं, उन्होंने कहा कि भाई वो वर्ल्ड कप्स नहीं जीती, वो आईसीसी इवेंट नहीं जीती। तो भाई अगर आप ऐसी बातें करो फिर आप छोड़ दो। फिर और आप अगर शायद भूल रहे हो 2017 में भी हम पहले 9वें नंबर पे आ रहे थे, फिर हम 8वें नंबर पे आ गए और फिर हम चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए चले गए और जीत भी गए। तो ऐसी बात नहीं है। लेकिन वो इस तरह की जब स्टेटमेंट्स दे रहे होते हैं तो वो नीचे वाले बंदों की, और जो चाहे कप्तान हो, चाहे वो कोच हो, चाहे वो सिलेक्टर्स हो, उस सबको अकाउंटेबिलिटी के दायरे से बाहर कर देते हैं। भाई हम तो हैं ही फारिग, क्या फायदा, हम तो हैं ही फारिग। तो भाई अगर आपको लगता है कि हम फारिग हैं और आप ठीक नहीं कर सकते, तो आपको अपना बोरी बिस्तरा उठाना चाहिए और आपको यहां से निकल जाना चाहिए। ऐसे लोगों को लाना चाहिए जो वाकई कुछ कर सकते हो, जो ठीक कर सके, जो कहें बेशक हमारी टीम अच्छी नहीं है लेकिन हम इसको इंप्रूव कर सकते हैं। इवन हमारे पास इतने आइडियाज हैं जो हम आपको उंगलियों में बता सकते हैं कि अगर आप वो चीजें करो तो आप एटलीस्ट बहुत हद तक बेहतर कर सकते हो। लेकिन आप कुछ भी इंप्लीमेंट नहीं कर रहे, बल्कि और से और खराब से खराब ही कर रहे हो। खैर, इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो आईसीसी के हवाले से आ रही है, 2032 के वर्ल्ड कप के हवाले से। आईसीसी हम देख रहे हैं कि बहुत ही ज्यादा एक्टिव नजर आ रहा है आजकल, स्पेशली जो मेंस के आईसीसी इवेंट्स हैं उनको लेकर। पहले T20 वर्ल्ड कप 28 और 27 जो वर्ल्ड कप है उसकी फॉर्मेटिंग सारी तब्दील कर दी गई, जो मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छी फॉर्मेटिंग की गई है। जो आगे आने वाले 2 इवेंट्स हैं ये बहुत डिफरेंट होंगे और बहुत एक्साइटमेंट से भरपूर होंगे। ठीक है, छोटी टीमों के हवाले से किड्सम है कि ये हो गया वो हो गया, लेकिन एक अगर आप देखो एक फैन की हैसियत से देखो तो आपको ये ज्यादा वर्ल्ड कप एंटरटेन करेंगे। इसमें ज्यादा मैचेस होंगे,
जैसे लीक्स इतनी ज्यादा बढ़ जाती हैं और इतना बोलबाला है लीक्स का, तो उस पे आईसीसी ने एक अच्छा इकदाम उठाया है। लेकिन फिलहाल अब आईसीसी रुक नहीं रहा। कल आईसीसी ने 2027 के वर्ल्ड कप में फुल एक जो इवेंट आपको पता है जोहान्सबर्ग में हुआ था, जहां पे मकाया नतीनी, हाशिम आमला, रबाडा और बड़े बड़े स्टार्स साउथ अफ्रीका के मधु किए गए थे। और उसके बाद इसकी जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट है वो कर दी गई वेन्यूज की भी, 12 वेन्यूज भी अनाउंस कर दी गए। अब आईसीसी ये कह रहा है, पहले रिपोर्ट्स तो खैर पहले भी आ रही थी और हमने इसको हवाले से आपको अपडेट भी दिया था, लेकिन अब ऑफिशियल आ रहा है कि आईसीसी ये कह रहा है कि 2028 टी20 वर्ल्ड कप तक ये 20 टीमें होंगी, लेकिन 2032 में हम 24 टीमें खिलाएंगे टी20 वर्ल्ड कप। 2032 में जो आपका इंग्लैंड वाला वर्ल्ड कप है उसमें हम 24 टीमें लेकर जाएंगे। और हमारा फिर अल्टीमेट गोल है कि क्योंकि अभी तक आपको पता है कि आगे वर्ल्ड कप अनाउंस नहीं हुए, फिर उसके बाद आगे आगे अनाउंस होंगे 32 के बाद, फिर आगे आगे चीजें चलेंगी। तो आईसीसी कह रहा है कि अल्टीमेट हमारा जो गोल है वो ये है कि हम 32 टीमें इसको लेकर जाएंगे, 32 टीम्स करेंगे। और हम हर आगे आगे जिस तरह टाइम गुजरता जाएगा तो हम इसको आगे आके लेके जाएंगे। बल्कि सॉरी, 2030 का जो वर्ल्ड कप है वो इंग्लैंड में है, लेकिन आईसीसी कह रहा है कि 2032 तक हम 32 टीमें कर देंगे। अभी आपको पता है कि 2028 का वर्ल्ड कप ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में है, फिर 2030 का टी20 वर्ल्ड कप वो इंग्लैंड और आपका जो पूरा यूके का रीजन है, आयरलैंड, स्कॉटलैंड, वो होस्ट करेंगे। फिर 2031 में आपका मेन 50 ओवर का वर्ल्ड कप है। अभी तक जो मीडिया राइट्स और जो अपडेट्स हैं वो 31 तक है। इसके आगे आईसीसी अभी सब कुछ तय करेगा कि आगे कैलेंडर एफटीपी अगले 9 साल तक, 10 साल या 8 साल का क्या एफटीपी होगा, वो भी आईसीसी ने बताना है। लेकिन आईसीसी कह रहा है कि जो 2032 का वर्ल्ड कप होगा अभी वो पता नहीं है कि कहां होगा, कैसे होगा, कब होगा, वो भी कोई डिटेल्स नहीं और ना अभी उसकी बिड की गई है। लेकिन आईसीसी कह रहा है कि तब तक हम 32 टीमों को, हमारा जो गोल है कि हम 32 टीमें हम तब तक करेंगे। तो ये काफी खुशाइन बात रहेगी। चलिए, इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो आ रही है फखर जमान के हवाले से। जी हाँ, फखर जमान के हवाले से काफी बातचीत चल रही है और ये अब लगभग कंफर्म भी है कि 2027 का वर्ल्ड कप फखर जमान का आखिरी कोई भी पाकिस्तान के लिए इवेंट होगा, जिसके बाद वो इंटरनेशनल क्रिकेट को खैर बात कह देंगे। उन्होंने एक इंटरव्यू दिया जिस पर उन्होंने कहा कि मैं अपनी फिटनेस पे भरपूर काम कर रहा हूं, मेरा जो अल्टीमेट गोल है वो 2027 का वर्ल्ड कप भी खेलना है और उसी के हिसाब से मैं तैयारी कर रहा हूं। साउथ अफ्रीका में है, वहां बाउंसी पिचेस होती हैं और वो कंडीशन मुझे बहुत सूट करती हैं। जो साउथ अफ्रीका की पिचेस हैं वहां पे मेरा रिकॉर्ड भी अच्छा है। बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। जो उन्होंने वांडरर्स में 193 रन की नॉक खेली थी वो भी काबिल दीद थी, बड़ी बेहतरीन खेले थे। वो कहते हैं वहां की पिचेस मुझे सूट करती हैं, मैं उसके हिसाब से जो मेरी टेक्निक है वो वैसे भी वहां पर मैं बड़ा अच्छा इसलिए करता हूं। प्लस उन्होंने कहा कि ये जो नेशनल कप है 4 टीम्स का, इसमें मेरे पास बड़ा बेहतरीन मौका है कि मैं अपना कम बैक कर रहा हूं। और प्लस उन्होंने ये भी कहा कि जो आगे आने वाले यंगस्टर्स हैं अगर वो मेरी जगह कल भी लेना चाहते हैं तो बेशक वो ले सकते हैं, लेकिन अगर वो अच्छा करें तब वो ले सकते हैं। ये नहीं कि पीएसएल की 1-2 परफॉर्मेंसेस की बेस पर आए और उसके बाद वो मेरी जगह ले लें। लेकिन हाँ, अगर वो अच्छा करके दिखाते हैं तो बिल्कुल फिर वो डिजर्व करते हैं मेरी जगह खेलने के लिए। स्पेशली अगर आप देखें जैसे मास सदाकत ओपनिंग कर रहे होते हैं या शामिल हुसैन है, उनको ओडीआई में चांसेस दिए फखर जमान की गैर मौजूदगी में, तो ये ऐसे हैं। लेकिन आई डोंट थिंक सो कि ये उस लेवल के भी प्लेयर हैं 2027 के वर्ल्ड कप ओडीआई फॉर्मेट को लेकर। लोग काफी पूछ भी रहे हैं सवाल कि फखर जमान की कौन सी कंसिस्टेंसी है जो ये बात कर रहे हैं। बात यह कि फखर जमान टी20 में उतना वैल्यू ऐड नहीं किए अपने पूरे कैरियर में, जो रियलिटी बात है। लेकिन अगर आप वनडे फॉर्मेट में देखते हो तो शायद से वो वन ऑफ द बेस्ट एवर प्रोड्यूस ओपनर है जो पाकिस्तान ने प्रोड्यूस किया। और आप ये किसी भी एंगल से देख लो, चाहे रन्स के एतबार से देख लो, चाहे उनके 100 के एतबार से देख लो, चाहे हाईएस्ट स्कोर की बात कर लो, चाहे बड़ी बड़ी मैच की इनिंग्स की बात कर लो, चाहे उन्होंने वर्ल्ड कप 2023 में जो 400 का टारगेट था वो डीएल मेथड के तहत पाकिस्तान को वो जितवाया बेंगलुरु में, चाहे आप उसकी बात कर लो, चाहे आप इंडिया पाकिस्तान का मैच चैंपियंस ट्रॉफी वाला मैच बात कर लो, फाइनल का। फाइनल के अलावा भी बाकी चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस में बड़ी उन्होंने इंपैक्टफुल इनिंग्स खेली है। साउथ अफ्रीका में इतनी बड़ी इनिंग खेली है, जिम्बाब्वे में उन्होंने 200 स्कोर किया, वो आप बात कर लो। तो वाहिद पाकिस्तानी बल्लेबाज है हिस्ट्री में जिसने 200 बनाया है। तो फखर रहमान के रिकॉर्ड्स तो बहुत ज्यादा हैं और वो बताते हैं कि वो वनडे फॉर्मेट के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी हैं। हाँ, अगर आप ये कहते हो कि क्या उनकी परफॉर्मेंस टी20 में भी है तो मैं बोलूंगा नहीं, टी20 में फखर जमान ने अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर पाए, लेकिन वनडे में उनके जो स्टैट्स हैं वो किसी से ढके छुपे नहीं है। और पाकिस्तान के ऑल टाइम अगर आप बेस्ट ओपनर अगर आप देखते हो तो फखर जमान आपको नजर आते हैं। चाहे आप जितने भी बड़े बड़े लेजेंड्स उठा लो, अब मैं नाम नहीं लूंगा, वो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप जितने भी नाम उठा लो, फखर ने अपने आप को प्रूव किया। लेकिन फखर पूरी तरीके से होपफुल हैं कि उनकी टीम मैनेजमेंट से बातचीत भी चल रही है। प्लस उन्होंने ये भी कहा कि और भी प्लान्स है कि अगर मुझे नंबर 3 के हवाले से भी टीम मैनेजमेंट बात कर रही होती है, लेकिन वो मैं बताऊंगा नहीं, वो अच्छा नहीं लगता कि किस नंबर पे उन्होंने कहा कि आप इस पर भी बैट कर सकते हैं, वो एक हमारा गेम प्लान रहता है। लेकिन फखर जमान ये कह रहे हैं कि टीम मैनेजमेंट की मेरी बात हुई भी है और वो ये कह रहे हैं कि आप हमारे वर्ल्ड कप 2027 के प्लान्स में हो।
चलिए इसके बाद जो खबर आ रही है वो नसीम शाह के हवाले से खबर आ रही है, और नसीम शाह के हवाले से खबर यह आ रही है कि नसीम शाह एडमिट कर रहे हैं कि उनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन साथ उन्होंने लेम एक्सक्यूजेस भी देना शुरू कर दिए। वो कहते हैं कि अब जो क्रिकेट चल रही है इसमें फास्ट बॉलर्स के लिए वो चीजें और वो उतनी आसानी नहीं है जैसे पहले थी। अब जिस तरह से क्रिकेट चेंज हो रही है सरफेस टू सरफेस, अगर आप देखो अगला सरफेस दूसरे से डिफरेंट होता है, पिचेस चेंज हो रही हैं, और अब फास्ट बॉलर्स के लिए सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल हो गया। उसके लिए आपको अपनी फिटनेस पे बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है। वो कहते हैं अभी भी मैं 140 की प्लस की स्पीड से बॉल डाल रहा होता हूं, लेकिन मेरे लिए जो प्रेफरेंस है वो सिर्फ स्पीड नहीं है, वो लाइन और लेंथ है। एक्चुअली अगर आप रीजन देखो तो पाकिस्तानी प्लेयर्स लाइन और लेंथ की बात इसलिए करने लग गए हैं क्योंकि उनका पेस गिर गया है। चाहे आप शाहीन की बात कर लें, चाहे आप नसीम शाह की बात कर लें, इनका भी अब वो पेस नहीं रहा, तो इसलिए अब वो अपने आप को छुपाने के लिए बात करते हैं कि देखो हम लाइन और लेंथ पे काम करें। और लाइन और लेंथ भी क्या है, लाइन और लेंथ भी जो अच्छे बॉलर होते हैं वो तो 140 प्लस की स्पीड से अपनी लाइन और लेंथ को मेंटेन करते हैं। लेकिन अगर आपकी अब एक पेस चली गई तो फिर आपके पास एक अच्छा बहाना होता है कि भाई मैं लाइन और लेंथ पे अपने काम कर रहा हूं, लेकिन वो आपकी परफॉर्मेंसेस बताती हैं। लेकिन बहरहाल एक अच्छी चीज थी कि उन्होंने एडमिट किया कि मैं मानता हूं कि मेरी इंटरनेशनली परफॉर्मेंसेस वो नहीं रही जो पहले थी, वो करंटली नहीं है। पर बहरहाल वो कहते हैं कि जो पीसीबी का नया प्लान है वर्कलोड का कि फॉर्मेटिंग डिफरेंट पीसीबी ने कर दिया कि जो ओडीआई खेल रहे हैं, टेस्ट T20 खेल रहे हैं, वो टेस्ट नहीं खेलेंगे। उन्होंने कहा खैर मेरे लिए बड़ा मुश्किल है, मैं तो तीनों फॉर्मेट को पसंद करता हूं और एक जैसा पसंद करता हूं, मैं चूज तो नहीं कर सकता कि ये फॉर्मेट खेलूंगा वो नहीं खेलूंगा। लेकिन उन्होंने कहा कि मेरी पूरी कोशिश है कि पाकिस्तान टीम में जल्द कम बैक करूं। साथ ही उन्होंने अपने भाइयों के वाले से बात की कि हम साथ खेलते थे घर में भी, एक साथ पले बड़े, और मेरे लिए बड़े ऑनर और प्राउड मोमेंट है कि मेरे दोनों भाई भी पाकिस्तान के लिए रेडी हैं और खेल रहे हैं। चलिए इसके बाद जो आखिरी खबर आ रही है वो बांग्लादेश और इंडिया के हवाले से आ रही है, और खबर यह आ रही है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन तमीम इकबाल है उन्होंने अपनी गवर्नमेंट से पूछ लिया और उनको कहा है कि इंडिया के साथ बात कीजिए क्योंकि टाइम बहुत स्पीड से गुजर रहा है, और इंडिया और बांग्लादेश की सीरीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, और सिक्योरिटी के हवाले से आप उनको एतमाद मिले। और अभी तक बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को कोई भी बीसीसीआई की तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आया, लेकिन बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने फिर भी जो अपनी 2 साल की सीरीज उन्होंने मीडिया राइट्स के लिए लगाई थी बेचने के लिए, उसमें उन्होंने ये वाली सीरीज को भी रखा था। अब इशू ये आ रहा है कि तमीम इकबाल ये बात कर रहे हैं, उन्होंने आज फॉरेन मिनिस्ट्री के जो उनके हेड हैं इस्लाम साहब, उनसे मुलाकात की और कहा कि जो इंडिया की गवर्नमेंट है उसके साथ आप फॉर्मली बात करें और उनको भरोसा दिलाइए कि अगर जो सिक्योरिटी अगर इशू होंगे भी, क्योंकि आपको पता है बांग्लादेश में अगेंस्ट इंडिया सेंटीमेंट्स बहुत ज्यादा हैं, तो थोड़ी सी थ्रेट्स रहेंगी इंडियन टीम को। तो उन्होंने कहा कि हम सिक्योरिटी भी हम देखेंगे, अगर बढ़ाने की जरूरत पड़ी तो हम आपकी सिक्योरिटी भी बढ़ाएंगे, तो आप प्रॉपर चैनल के थ्रू बात करें। जिस पर बांग्लादेश गवर्नमेंट ने कहा कि ठीक है जी, हम भारत से बात करते हैं। अब याद रहे कि यही वो बांग्लादेश की टीम है, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड है या उनकी गवर्नमेंट है जो वर्ल्ड कप खेलने इंडिया नहीं गई थी और पूरा वर्ल्ड कप छोड़ दिया सिर्फ इंडिया की वजह से। लेकिन अब वो इंडिया को बायलैटरल सीरीज खेलने के लिए बुला रहे हैं। तो आप देखें कितनी जल्दी ये तब्दीली आ गई कि पहले वो वर्ल्ड कप खेलने के लिए नहीं जा रहे थे और अब वो कह रहे हैं जी कि हमारे साथ एक बायलैटरल सीरीज खेलो। लेकिन इस पर आगे आने वाले जो चंद हफ्ते हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट होंगे, और तमीम इकबाल भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से इंडिया और बांग्लादेश की सीरीज हो जाए। चलो आई होप कि आपको हमारा शो पसंद आया तो कीजिए वीडियो को लाइक, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। अली अवेलेबल नहीं रहे आज भी, वो कल भी नहीं थे, कुछ उनको जरूरी और अर्जेंट काम है, घर के काम में कुछ वो फंसे हुए हैं जिस वजह से वो नहीं आ सके। इंशाल्लाह वो जल्द हमारे साथ मौजूद रहेंगे। सो जाने से पहले अगर आपके कोई सवाल हो तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहां पे मैं मौजूद हूँ दाऊद क्रिकेट के नेम से, और अली का भी इंस्टाग्राम आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो टिल देन अल्लाह हाफिज, बाय बाय, ख्याल रखिएगा अपना बहुत ज्यादा।